हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरोज क्लासेस। तो ये हमारा मौलिक अधिकार का दूसरा लेक्चर होने वाला है और हमने पहले लेक्चर में मौलिक अधिकार को आर्टिकल 19 तक का हमने आर्टिकल 19 तक को हमने पढ़ लिया है और उसके आगे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 20 क्या कहता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, यानी आप कोई क्राइम करते हैं, है ना, आप कोई क्राइम करते हैं और आपको अपने जो दोष है ना उसके लिए संरक्षण चाहिए, तो आप उस क्या कर सकते हैं, वकील ले सकते हैं, है ना। उससे छुटकारा पाना है तो वकील लीजिए। ठीक है, कोई भी लीगल एडवाइजर आप अपॉइंट कर सकते हैं, है ना, हायर कर सकते हैं, अपॉइंट नहीं हायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संरक्षण है। ठीक है, आप अगर क्राइम किए हैं तो आप वकील लीजिए, हायर कीजिए, उसको बोलिए कि हाँ हमने क्राइम किया है या नहीं किया है ना, उसके लिए वो लड़े। ठीक है, तो ये आपको अधिकार है। ठीक है, अब चूंकि आपने कोई क्राइम कर दिया है तो क्राइम करने के बाद आपको क्या क्या संरक्षण मिल सकती है फंडामेंटल राइट के तहत, ये हम देखते हैं। तो पहला है कि कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं चलेगा, यानी कि मान लेते हैं कि इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आज, है ना, आज आप कोई क्राइम करते हैं, लाइक कि, है ना, किसी को मर्डर कर दिए, क्या कहती है, मर्डर कर दिए, है ना। और अभी क्या कानून है, अभी कानून ऐसा है कि किसी को मर्डर करने पर चलो हम देते हैं 10 साल की सज़ा, है ना, 10 साल की क्या होगी, सज़ा होगी। ठीक है, और मान लेते हैं आज आपने किया है मर्डर और कल कोई कानून बनता है कि कोई भी मर्डर करने पर उसको 10 लाख रुपए दे करके छोड़ दिया जाए। यह अजीब कानून अजीब इसलिए है कि हमने बस ऐसे ही ले लिया है इमेजनरी के लिए, है ना, कि कोई भी मर्डर करता है तो उसको 10 लाख रुपए छोड़ नहीं दिया जाएगा, 10 लाख रुपए पेनाल्टी है। क्या है, केवल 10 लाख का पेनाल्टी है। ठीक है, 10 लाख का आपको जुर्माना होगा, किसी प्रकार कोई जेल की सज़ा नहीं होगी। और पहले का जो कानून था वो क्या था कि 10 साल की आपको सज़ा होगी, किसी प्रकार का कोई पेनाल्टी नहीं है। और मान लेते हैं आज ही आपने मर्डर कर दिया, कल कानून बदल गया, है ना, तो अगर सुनवाई होगी भी आपकी तो इसी कानून के तहत होगी कि आपने जो मर्डर किया है वो किस समय पे हुआ है और उस समय कौन सा कानून था उस क्राइम के लिए। तो ये हमारा हो गया कोई भी पद पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नो, इसको इंग्लिश में कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कि आप जिस समय क्राइम कर रहे हैं उस समय पे जो कानून मौजूद है उस क्राइम के लिए, उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी। ये हो गया 20 का एक। ठीक है, आगे है दोहरी क्षति नहीं। दोहरी क्षति नहीं, इसको इंग्लिश में समझिएगा तो ज़्यादा जल्दी समझ पाइएगा। क्या है, नो डबल जियोपार्डी। नो डबल सीधा मतलब है नो डबल, यानी कि आपको एक क्राइम के लिए 2 सज़ा नहीं मिल सकती, है ना। जैसे आप मान लेते हैं कि अभी इसी को हमने लेते हैं कि हमने कोई क्राइम कर दिया है ना, और इस समय कानून है 10 साल की सज़ा का और अब कानून हो गया है 10 लाख का, तो आपको एक ही प्रकार की सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि आपको 10 साल की सज़ा भी हो गई है और 10 लाख का जुर्माना भी, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। आपको क्या होता है, एक क्राइम के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। ठीक है, एक क्राइम के लिए एक ही सज़ा। रेयर केस में ऐसा हो जाता है कि मान लेते हैं कि कोई क्राइम किसी ने किया, सपोज, है ना,
मिस्टर बी ने क्या किया, क्राइम किया, है ना, और उसको क्या होता है कि इसका क्राइम प्रूफ होने में अगर लग गया 5 साल, 5 ईयर लग गया, 5 ईयर लग गया। अब इस पर क्या होता है, अब इस पर होता है पेनाल्टी लग जाता है कि आपने क्राइम किया है और आपका क्राइम सिद्ध हुआ तो आपको 10 लाख की क्या हो गई, जुर्माना। तो ये तो डबल हो गया ना कि 5 साल इसने पहले भी जेल में काट लिया और 10 लाख का जुर्माना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा कानून में, फंडामेंटल राइट में है कि ऐसा नहीं हो सकता। आप इसके लिए क्या कहाँ जाइए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, 20 का सी में क्या है, 20 का सी में क्या है कि स्व अभिशंसन नहीं, यानी सीधा मतलब ये हुआ कि आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, है ना, आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते सिवाय थंब एक्सप्रेशन के। अगर बोले कि आपको अपना क्या कुछ देना है तो वो है क्रिमिनल क्या दे सकता है, थंब एक्सप्रेशन दे सकता है, अपना गवाही नहीं कि हाँ हमने क्राइम नहीं किया है। तो ऐसा नहीं आप कर सकते, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 21 में। देखिए आर्टिकल 21 में सबको पता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि हमको जीने का अधिकार है ना। इसको उल्टा करें कि मरने का अधिकार, तो मरने का अधिकार नहीं है बाबू। कोई अगर बोले कि हमको सुसाइड करना है तो ये आपका मौलिक अधिकार कभी नहीं हो सकता, है ना, ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, हाँ आप कहिए कि हमको जीने का अधिकार है, लाइक किसी भी प्रकार का कोई डेंजरस है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के लिए, तो आप कहाँ जाइए, आप कोर्ट जा सकते हैं कि हाँ हमको इन्वायरमेंट से लाइफ का डेंजर है ना, रोड है उससे हमको लाइफ का डेंजर है, किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल है उससे हमको लाइफ का डेंजर है ना, तो आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो अभी हाल ही में एक विक्टिम सुप्रीम कोर्ट का एक आया, सुप्रीम कोर्ट का क्या आया है, वर्डिक्ट आया है, उसमें क्या कहा है कि जो पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज़ अ फंडामेंटल राइट। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा जो शुद्ध पर्यावरण हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, किसके तहत, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत। क्यों, क्योंकि अगर प्रदूषण जो जो हमारा पर्यावरण है वो अगर प्रदूषित हो जाता है, उससे हम बीमार होते हैं, उससे हमारी मृत्यु होती है, तो हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का तो हनन हो रहा है ना। तो इसीलिए जो हमारा शुद्ध पर्यावरण है ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत आ गया है, तो आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। क्लेम करने का भी एक आर्टिकल है, हम आगे देखेंगे। आगे चलिए देखिए, इसी में 21 क्या है, 21 का ए में अभी हमने देखा 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 21 का ए में क्या है, शिक्षा का अधिकार। ये बड़ा कमाल का चीज़ है, शिक्षा का अधिकार, इसको जोड़ा गया है, ए है यानी कि कभी संविधान संशोधन करके इसमें जोड़ा गया है। तो जोड़ा कब गया है, ये जोड़ा कब गया है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 2002 के तहत, 2002 के तहत ये जोड़ा गया और कहा गया कि जो शिक्षा का अधिकार है वो क्या हो गया, एक मूलभूत अधिकार हो गया, यानी कि मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है। अब इसमें और भी क्या प्रोविजन है तो देखते हैं। इसमें क्या कहा है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना उनको आप फ्री एजुकेशन दो, है ना। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चा है उसके लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है ना, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी शिक्षा का अधिकार है, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक आता है RTE, पता होना चाहिए सबको, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक एक्ट आता है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक एक्ट आता है 2009 में। इसके तहत क्या किया गया कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें 33% जो सीट है वो सीट उस कैटेगरी के लिए रिजर्व किया जाए जो एजुकेशन से वंचित है ना, उसके लिए। तो कहीं कहीं कोई इंस्टीट्यूट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें इस प्रावधान को क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है,
ठीक है। ये हो गया हमारा 21। ठीक है, अगला है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है ना, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, जैसे आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई लाइक आपको कोई अरेस्ट करने आया है, कोई मतलब पुलिस प्रशासन है ना, आपको अरेस्ट करने आया है, तो आप अब क्या करेंगे, आप उसके लिए आपके पास क्या कानून है, तो आपके लिए आर्टिकल 22 है। ठीक है, आर्टिकल 22 ये कहता है कि इसमें दो तरह का जो गिरफ्तारी है ना, गिरफ्तारी को पहले हम दो तरह से देखेंगे कि किस आधार पर आपको गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, गिरफ्तारी आपको दो आधार, एक तो होता है निवारण के लिए, निवारण के लिए निवारक, या एक होता है क्या, दंड विषयक। अब हम इसको इंग्लिश देखें तो समझ में आया कि क्या कह रहा है। निवारक मतलब प्रिवेंटिव, और प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, यहाँ सब समझिएगा। और ये हो गया प्यूनिटिव, प्यूनिटिव या ये प्यूनिटिव बनना कहाँ से, पनिशमेंट से, है ना, पनिशमेंट से है प्यूनिटिव। ठीक, तो निवारक का मतलब ये हुआ कि लाइक आप कोई क्रिमिनल हैं, है ना, और प्रशासन को ये मतलब किसी भी तरह से इंटेलिजेंस से ये खबर आती है कि ये कुछ कांड करने वाला है, तो इसको पहले गिरफ्तार किया जाए, है ना। तो निवारक होता है कि आप कोई क्राइम करें नहीं, क्राइम करें नहीं, इसके लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, तो एक हो गया क्या, प्रिवेंटिव, है ना, प्रिवेंटिव हो गया। तो प्रिवेंटिव में क्या हो गया कि आपको क्राइम करने से रोकने के लिए आपको एक गिरफ्तार किया जाता है। दंड विषयक में क्या हो गया कि आप कोई क्राइम कर चुके हैं और आपको दंड के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोनों में और अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है कि ये जो निवारक है ना, जो प्रिवेंटिव अरेस्ट है, इसमें आपको 3 महीने तक, 3 माह तक रख सकता है कस्टडी में। ठीक है, और इसमें क्या होता है प्यूनिटिव में 24 आवर, मात्र 24 आवर थाने में रखेगा। 24 आवर के अंदर उसको कहाँ, मजिस्ट्रेट को पेश करना होगा, है ना, मजिस्ट्रेट को पेश करना होगा। और मजिस्ट्रेट क्या करे, मजिस्ट्रेट क्या करे, अगर इसको लगे कि हाँ ये अच्छा ये कोई क्रिमिनल है, इसने कोई क्राइम किया है, तब ये आगे का प्रोसेस होगा और आपको जेल में डाला जाएगा। तो ये 24 आवर, इसमें आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाता है। और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, इसमें क्या होता है, 3 महीने तक आपको रख सकता है। और एक और बात, जैसे आप दंड विषयक में आप अगर आपके पास कोई आए कि चलिए हमें आपको अरेस्ट करना है, प्रशासन आया बोले अरेस्ट करना है, तो आप कहें कि अच्छा ठीक है, अरेस्ट वारंट, रिज माई अरेस्ट वारंट, तो अरेस्ट वारंट आपको देखना है, तो वो दिखाएगा कि आपने ये क्राइम किया है और आपके लिए अरेस्ट वारंट निकला है, आप अरेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक वो यहाँ पे आपको एक वारंट देता है, अरेस्ट वारंट दिखाता है, जबकि यहाँ पे कोई अरेस्ट वारंट नहीं दिखाएगा, क्योंकि एक वारंट निकला ही नहीं है, ये तो बस आपको क्राइम करने से रोकने के लिए है ना। और ये जनरली होता कब है, ये जनरली होता है इलेक्शन के समय में, कि इलेक्शन के समय में या और कोई कुछ जब हीनियस क्राइम होता है तो देखता है कि कौन कौन सा क्रिमिनल है, क्रिमिनल लिस्ट में है, उसको पहले पकड़ कर डालो अंदर, है ना, ताकि कोई और ज़्यादा कुछ क्राइम का हो नहीं। तो इलेक्शन में ज़्यादातर ये चीज़ें होती है। ठीक है, हाँ, और आगे है, अगला आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण में क्या होता है, शोषण में होता है किसी को सताना, सताना मतलब कि किसी भी तरीके से हो सकता है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, एनीथिंग। ठीक है, तो ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है, और दोनों में एकदम जो 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 आपको जो टर्म मिलेगा ना, उसमें थोड़ा सा का अंतर है। ठीक है, ध्यान देना है। एक है बलात्श्रम, तो लोग ये गलती कर बैठते हैं कि बलात् मैंने बालक होता है, नहीं, बलात् मैंने जबरदस्ती होता है, जबर
दस्ती, है ना, यानी कि जो फोर्स लेबर टाइप का होता है ना, बंदी बना करके काम कराना, है ना, ज़बरदस्ती काम कराना, बिना पैसे के काम कराना, तो ये सब एक कानूनी अपराध है, प्रतिषेध है, किसके तहत? 23 के तहत। अब बलात् श्रम में कोई भी आ सकता है, बलात् श्रम में पुरुष, महिला, बूढ़ा, बच्चा, कोई भी आ सकता है बलात् श्रम, ठीक है। ये हो गया बलात् श्रम, यानी ज़बरदस्ती का अगर काम करवाएगा फोर्सफुली कि आपको ये काम करना ही है, तो ये आपका आर्टिकल 23 इसको मना करता है, ठीक है। और जो 24 है, 24 जो कार 24 में क्या कहता है? कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन। अब ये बच्चों का नियोजन प्रतिषेध है, प्रतिषेध का मतलब क्या? मनाही है ना। आप बच्चों को कारखाने में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया की सिचुएशन ही कुछ ऐसा है, अलग है ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है इस केस में? इसके लिए कानून तो है कि आप बच्चों को कारखाना में नहीं लगा सकते हैं, बच्चों मतलब 14 साल तक के, क्योंकि इसको एजुकेशन की ज़रूरत होती है ना। लेकिन यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि लाइक कोई बच्चा है और अगर वहाँ पे आ गया एडमिनिस्ट्रेशन वाले या पुलिस वाले, तो क्या बोलेगा कि मेरा ही बच्चा है। अब भाई अपना ही बच्चा है तो घर के काम में हाथ बटा रहा है, तो ये तो एक बचने का उपाय हो गया। लेकिन ये कारखाना में नहीं हो सकता। कारखानों में अगर अपना बच्चा है तो उसको आप नहीं डाल सकते हैं, है ना। उसको छोटे मोटे टपरी या फिर अपना हेल्पिंग के लिए रख सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। वैसे तो पूरी तरह से मना ही है। तो इसके लिए जो बच्चों को जो फैक्ट्री में काम देते हैं, उसके लिए एक कानून आया था 1986 में, है ना। उसके लिए कुछ उपाय किए गए कि अब रुक तो नहीं रहे भाई बच्चों का काम, तो क्या किया जाए, उसके लिए उपाय किया गया है। 1986 में एक कानून आया था, बाल श्रम पुनर्वास बाल श्रम अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम 1986 में कानून आया, है ना। इसके तहत क्या किया गया, उसका एक रूल रेगुलेशन बनाया। उसके बाद बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना किया गया। किसी हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया कि क्या किया जाए, बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना किया जाए 1996 में। और इसमें क्या हो कि जहाँ वो बच्चा काम कर रहा है ना, उसका मालिक उसके लिए 20,000 रुपया 20,000 रुपये का वो क्या करे, इस कोष में जमा करे, जिससे क्या हो कि उसका जो एजुकेशन है और भी जो अदर्स डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। बाल श्रम अधिनियम 1986 को क्या किया, बाद में अमेंड कर दिया गया था 2016 में अमेंड कर दिया गया, और इसको अमेंड करके एक नया नाम दिया गया, बाल एवं किशोर श्रम, ठीक है, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम। ये हो गया 23 और 24। तो 23 में क्या हमने देखा, 23 में सीधा है बलात् श्रम, बलात् माने ज़बरदस्ती, है ना, फोर्सफुली। तो आप इसमें पुरुष, महिला, बूढ़ा, बच्चे सभी को ले सकते हैं। जबकि 24 में सिर्फ क्या है, बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने से रोकना, है ना। फैक्ट्री मतलब कि जो डेंजरस चीज़ें होती हैं, जैसे पटाखों हो गया, जो हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज होता है, उस सब में आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। तो आगे क्या है, धर्म की स्वतंत्रता। अब ये धर्म की स्वतंत्रता जो है, ये आर्टिकल 25 से 28 तक को कवर करती है। तो देखते हैं 25 में क्या है, अंतःकरण की और धर्म को मानने, आचरण और प्रचार की जो क्या है वो अधिकार है। तो आप किसी भी धर्म को मानिए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, है ना, उसका प्रचार भी कीजिए, ये आपको आर्टिकल 25 आपको ये आज़ादी देती है, ठीक है। जबकि जो 26 है वो है धार्मिक कार्यों की मैनेजमेंट, है ना, प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आप अपना खुद अपना जो इंस्टीट्यूशन है, आपका जो भी मंदिर है, उसका मैनेजमेंट अपने 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 मतलब अपने हाथों कीजिए, उसकी भी आज़ादी है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का छूट। अब चूँकि क्या होता है कि आप धर्म जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, है ना, उसमें किसी भी तरह का आप अपने जो भी इनकम होता है मंदिर से, उसमें क्या होता है, करों का छूट होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखा जाए। तो करों का छूट हो गया 27 में। धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थिति की स्वतंत्रता। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो आपको आपके भगवान या आपका जो भी है ना गॉड है,
उसके लिए है ना, उसकी अगर शिक्षा किसी संस्था में दी जा रही है तो आप उसको में उपस्थित होइए, है ना। तो ये हो गया 28 में, ठीक है। अगला है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 और 30 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो इसमें लोग फंस जाते हैं। यहाँ तो हो गया 25 से 28 धार्मिक हो गया, और संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति है ना, शिक्षा है, तो इसमें देखना है क्या है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। लाइक अगर देखो, अल्पसंख्यक का मतलब यहाँ पे केवल मुस्लिम नहीं होगा, पहले ही बता दें, अल्पसंख्यक का यहाँ संबंध केवल मुस्लिम नहीं होगा। अल्पसंख्यक मतलब वैसा अल्पसंख्यक जिसका अलग भाषा हो, या उसके पास अलग लिपि हो, या उसके पास एक अलग कल्चर हो, संस्कृति हो, उसको सुरक्षा करने का अधिकार वो उस जो अल्पसंख्यक है उसको है ना। यानी उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी तरह के अपना उस लिपि का प्रयोग करे, उस भाषा का प्रयोग करे, उस संस्कृति का प्रयोग करे, प्रचार करे, ये हो सकता है, ठीक है। तीसरा 30 नंबर क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। लाइक कि अगर कोई दूर दराज में कोई ऐसा ट्राइब रह रहा है जिसका अलग एकदम बिल्कुल उसका अलग कल्चर हो, अलग उसकी भाषा हो, है ना, तो क्या है, उसको उसके जो कल्चर है उसको संरक्षण करना एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो एक हो गया भाषा, लिपि और संस्कृति, दूसरा हो गया उसके शिक्षा संस्थान की स्थापना, उसका प्रशासन करना, है ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मौलिक अधिकार का दूसरा लेक्चर, ठीक है। और इसके बाद हमने देखना है आगे संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32, है ना, तो वो थोड़ा लंबा जाएगा, तो अगला वीडियो में हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। तब तक लिए पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।